संजय जी, रमेश जी और उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, ये ज़रूर अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे मुझे इस पुस्तक पर बोलने के लिए बुलाया गया है। एक तो इसकी वजह से मेरा रायपुर आना हुआ, यानी छत्तीसगढ़। दूसरे एक ऐसे कवि से परिचय हुआ उनके संग्रह के जरिए ही, क्योंकि मैं पहली बार संजय जी से अभी यहाँ मिल रही हूँ, कि दिल्ली से दूर या वैसे महकमों से दूर जहाँ पर कविता की आवाज़ बहुत आती है, एक ऐसा कवि लिख रहा है जो बेसिकली पॉलिटिकली करेक्ट कविताएं लिख रहा है। मैंने शायद ही कभी किसी के बारे में ये बात कही हो। शुरू से आखिर तक ये कविताएं लगातार चीज़ों को पलटने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसे फोर्स, एक ऐसी शक्ति से संघर्ष करने की कोशिश हो रही है यहाँ, जिसकी अभी हवा है और लहर है। और ये अपने आप में बहुत मानीखेज है कि ये व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में है, इसीलिए ये बहुत साहस का भी काम है, लेकिन ये कहना उनको छोटा करना है। दरअसल एक कवि अपनी कविता के जग में जब होता है या होती है कोई कविता, तो ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम क्या लिख रहे हैं, इससे क्या फायदे होंगे और इससे क्या नुकसान है, क्योंकि जो अंततः प्राप्त होता है वो सबके ऊपर, सबसे परे। इसीलिए अगर मैं थोड़ा विमर्श में जाऊं तो आपको ये बताऊं कि सौंदर्य और शक्ति, ब्यूटी एंड पावर, इन दोनों के संघर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और जो लोग सौंदर्य पैदा करने, सौंदर्य रचने की भूल करते हैं या उसके पागलपन में पड़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से कुछ बहुत ही विशेष प्राप्त करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि यह कविता संग्रह उस अर्थ में कुछ विशेष प्राप्त करता है और जोड़ता है जो कुछ हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। एक तो ये पहली बात है। दूसरी बात कि इस संग्रह का अक्सर जो मैं आजकल लिख रही हूँ, खासकर कविताओं पे लिखती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत ज़रा लिखा है, तो मेरा मानना है कि कविता इस समय में, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ इतनी पॉलिटिकिंग है, जहाँ जो बात मैं अभी कह रही थी कि संघर्ष ड्यूटी और अथॉरिटी के बीच जो संघर्ष है, उसको ही गठबंध कर दिया गया है। यानी कि ड्यूटी से ही उस अथॉरिटी को पाने की कोशिश लोग करते हैं और बहुत छोटे छोटे किस्म के राजनीतिक फायदों के हिसाब से लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे कि डिस्टॉर्ट होता है सब चीज। यहाँ पर हम इस वजह से हम कवि पर न सोच करके कृति पर अगर सोचें, कविताओं को देखें, तो हमारे हाथ ऐसी पद्धति आएगी जिससे आप कवि के इंटेंशन की तो बात मैं नहीं करी, लेकिन वो जो कुछ भी चाह रहा है करना, वो समझ सकते हैं। जैसे इस संग्रह पर बोलते हुए मुझे कहा गया कि थोड़ा आउटलाइन जैसा मैं तैयार करूँ। मैं सोच रही थी कि जो ये पूरा संग्रह है, ये दो कविताओं के बीच में अगर इसकी बाकी कविताओं को हम प्लॉट करें, पहली कविता ही अपने आप में बहुत अच्छी कविता है और उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस परिस्थिति में जिसमें हम रह रहे हैं, जहाँ पर इतना ज्यादा जेंडर वायलेंस हमारे देश में फैला हुआ है, जब जेंडर वायलेंस की और हिंसा की बात आती है स्त्रियों के प्रति, तो हम लगभग सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो लगातार अपनी संस्कृति और उसके बारे में बातचीत करता रहता है और आपको बोर करता रहता है, उसके सामने अगर आप ये प्रश्न रख दें, तो मैंने पाया है कि वो निरुत्तर उस तरह के लोग हो जाते हैं। यानी कि वो बहुत बड़ा मसला है
मसला नहीं है कि आपके देश में हर कोने में स्त्रियों के साथ इतनी हिंसा, बलात्कार, उनको जला देना, उनको मार डालना, उनके साथ तरह तरह के दूसरे अत्याचार करना, उनको किसी हालत में एक मर्यादित ढंग से खड़े न रह पाएंगे वो, इसके लिए हर कोशिश करना, ये जो स्थिति है। और जो दूसरी स्थिति है कि पूंजी, जो पूंजीवाद है इस देश का, अभी वो इतना आक्रामक दौर से गुजर रहा है कि वो राजनीतिक स्तर पर फांसीवाद लाने को भी तैयार है। इसलिए कविता लिखना कोई मामूली कर्म नहीं, किसी को ये ना सौंदर्य सिर्फ कंजम्पशन के लिए होता है। सौंदर्य गहरे अर्थों में बहुत ही उबड़ खाबड़ चीज भी है और काफी संयुक्त चीजों को, नॉर्मलाइज चीजों को नष्ट करने की शक्ति रहती है। तो इसीलिए पहली कविता और इनकी जो एक कविता है छत्तीसगढ़, इन दो कविताओं के बीच में अगर हम बाकी इनकी कविताओं को रख करके पढ़ें तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े विमर्श का हिस्सा ये संग्रह बन सकता है। बल्कि मैं छत्तीसगढ़ कविता और इन दो कविताओं का पाठ कर देती हूँ और आपको और उसकी नुआंसेस में ले चलती हूँ कि कविता को अगर हम इस तरह से पढ़ें तो हमें वो हासिल होगा जो ये संग्रह हासिल करना चाहता है। कस्बे की तैराक की लड़की, इससे यह भी साबित होता है कि कवि का पक्ष क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इंटेंशन से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि उसके पक्ष के बारे में जाने कि वो कहाँ खड़ा है। सीधी सुगठित लड़की तैराकी तख्ते से कूदने को तैयार खड़ी है। प्रत्यंचा की तरह तनी देह के साथ वह सौंदर्य का अलाव भूलकर लक्ष्य के लिए सधी थी। सचेत तनी थी, सीधी खड़ी थी। बाहर बैठे लड़के शोर कर रहे थे, अपमानित करने के भाव के साथ भरती सीटियां बजा रहे थे। उसे न तो यह दिख रहा था और नहीं सुन रहा था। सामने पानी था जिसमें छलांग लगाने को तैयार थी वह। यह किशोर लड़की औरत में लुप्त नहीं हो रही थी, सधे नट की तरह सचेत खड़ी थी। उसे ध्यान नहीं था वह कैसी दिख रही है, या दूसरों की नजरों में उसने तंग सूट पहन रखा है, या दूसरों की आंखों के लिए कोई गुनाह है। कैप में समेटे बाल प्रभा मंडल बजते जा रहे थे। बाहर पानी जीतने को तैयार थे। लड़के अब भी कम सीनियर देख रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। वह स्वयं में स्वयं को महसूस कर रही थी, स्वयं औजार बनी हुई सटीक प्रहार को तैयार। अब वह कूदने को उद्यत थी। बोर्ड के किनारे पर पैर की उंगलियों के बल तनी खड़ी, उसने पूरी तरह से स्वयं को अपने में समाहित कर लिया था। दुनिया दरकिनार थी, प्रकाश दीप था। अब उसके शरीर का झुकाव, घुटने मोड़े, लक्ष्य के लिए विचार तने रहे, बाहें फैलाई और उसने एक ही सीटी सुनी। वह थी कूदने के संकेत की। वह पुल में जा चुकी थी। यह जा वह जा, चारों ओर शोर था। अब वह तालियों का था। प्रत्येक आघात के साथ बढ़ती जाती वह दिखावा कहीं नहीं था। शरीर पानी को चीर रहा था। बाहर बैठी आवाजें डूब मरी थी। पानी उसका अंग बन गया था। शेष तत्व गायब हो गए थे। लड़के अब मात्र एक दूसरे को देख रहे थे। समाप्त हो चुका था। पानी में लड़की तैर रही थी, आगे बढ़ रही थी और लगातार आगे बढ़ रही थी। ये कविता अपने आप में एक संपूर्ण कविता है। इसमें भारतवर्ष में स्त्री अभी किस मुकाम पे है, कितनी भी हिंसा आप कर लीजिए, वह जीवन की नदी में
कूद चुकी है और वो तैरेगी। आप जितना उसे प्रताड़ित करें, जितनी पत्नियाँ कसें, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, ये बताता है कि संजय अलंग आज के ही नहीं, हमारे भविष्य के भी कवि हैं, और इसलिए मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इनके दूसरे तीसरे संग्रह भी आएंगे, क्योंकि ये सही डायरेक्शन है जिसमें ये कविता, उनकी कविता पढ़ रही है। और जो छत्तीसगढ़ कविता है, छोटी कविता है, लेकिन इसका डिस्कोर्स बहुत बड़ा है। मेरे पास थोड़ा ही समय है आज, तो मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके ही छोड़ दूंगा जिसमें विनोद जी हैं आपके साथ और बातें करेंगे। छत्तीसगढ़ कविता कुछ ऐसे है। शुद्ध और चमकदार है वह, कोमल सेमल पुष्प की तरह मुलायम है वह। चिकनी है उसकी पखुड़ियां, भरी है शुभ्र भावना उसमें, वह प्यार देता है दूर तक तुमकर। सुबह की ओस जैसी पवित्रता है उसकी, बस उसे चाहिए गहरे रंग की पत्तियों की पनाह। ये गहरे रंग की पत्तियों की पनाह जो है वो आवाज है, वो नया घर जिसमें जो मार काट मची हुई है, पेड़ जैसे शवों की तरह गिराए जाते हैं, जंगल खाली किए जा रहे हैं, लोग खदेड़े जा रहे हैं, उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, उन जमीनों को नीचे खोदा जा रहा है, उसमें से खनिज और रत्न निकाले जा रहे हैं। दरअसल संजय अलंग की इस किताब को फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से अगर आप लोगों को इस शब्द से एलर्जी न हो, तो मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो भूमि है, इसे कोई मर्दवादी डिस्कोर्स एड्रेस करने का हक भी नहीं रखता है, क्योंकि जो पूरा मॉडल है डेवलपमेंट का, पूरा पूंजीवादी तर्क जो उत्पादन का है, उसके पीछे एक बहुत ही सुदीर्घ, दृढ़, कट्टर पूंजीवादी व्यवस्था है जो मुनाफे के अलावा कुछ और नहीं चाहती। और ये जो तर्क है पूंजीवाद का, ये मॉडर्नाइजेशन के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए दुनिया में बसे हर मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो या किसी जाति का हो, उसको आधुनिक पुरुष बना देने की कुवत है। ये उसका डायरेक्शन है, मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जब मैं ये बात कर रही हूं तो इसको यूं समझिए, एक बहुत बड़े चिंतक जर्मनी के हुए जिनका नाम है मार्टिन हाइडेगर। मार्टिन हाइडेगर ने एक किताब लिखी, बीइंग एंड टाइम, जो 1921 और 30 के बीच में छपी, कई उसके संस्करण हुए। तो उन्होंने यूरोप की जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसके कंटेंट को ही मेटाफिजिक्स कहा। मेटाफिजिक्स वो नहीं जो प्लेटो और एरिस्टोटल वगैरह बोलते थे, यानी कोई दुनिया, इस दुनिया से परे की दुनिया का ज्ञान, ये मेटाफिजिक्स नहीं होती। मेटाफिजिक्स है जिसको बाद में वो और अपनी दूसरी राइटिंग्स में साफ करते हैं, यूरोपियनाइजेशन ऑफ दिस अर्थ। पूरी धरती का यूरोपियनाइजेशन ही वेस्टर्न मेटाफिजिक्स है। और इस मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्शन के पीछे उनका वो पूरा इतिहास भी है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, लेकिन जिस रूप में पूंजीवाद उसको प्योरीफाई करता है, उस रूप में यही एक चीज बची रहती है कि एक ऐसी समझ मनुष्य के जीवन
उसके शरीर में कौन सी ऐसी चीज है जिसको सत्ता, दुनिया में व्यापक सत्ता का रूप दिया जा सकता है। वो हथियार नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो पूरा ताकत ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, वो है मनुष्य का विवेक ही, उसकी रैशनैलिटी। और इस अर्थ में वो रैशनैलिटी वो नहीं है जिस रैशनैलिटी को हम भारतवर्ष में जानते रहे। हमारे यहाँ भी तर्कशास्त्र तमाम चीजें हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बार बार लोग यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं कि डेवलपमेंट में क्या खराबी है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, ये तो वेदांता ऐसा है, वो तो फलाना ऐसा है। ऐसा नहीं है। ये यूरोप का ग्लोबलाइज्ड एम्बिशन टू यूरोपियनाइज दिस अर्थ through the rational extraction of profit. और ये जो बात है, इसको फेमिनिस्टों ने इको फेमिनिज्म के जरिए इसका डिकंस्ट्रक्शन शुरू किया। और इस पूरे डेवलपमेंट मॉडल के खिलाफ अगर कोई दूसरी चेतना मार्क्सवाद के अलावा जो खड़ी हुई है, वो है स्त्रीवादी चेतना। एक उनको हम स्त्रीवादी नहीं कह सकते, लेकिन उनका काम इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको मैं जरूर इसके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। दो स्त्रियाँ जिनके बारे में हम जरूर जानें। अगर संजय लंग की कविताओं को अगर हम कह रहे हैं कि फेमिनिज्म के बहुत करीब है और उस मनोभूमि पे लाकर हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा खलल इससे नहीं पढ़ सकता। एक तो बोस्ट्रुप, एस्थर बोस्ट्रुप, जो डच डेवलपमेंट थियरिस्ट थी, उन्होंने अफ्रीका जाकर कुछ फील्ड वर्क किया और वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक किताब लिखी, जिसमें एक ऐसी चीज उद्घाटित हुई और सामने आई जिसके बाद से पूरी दिशा जो डेवलपमेंट थिंकिंग की है वो बदल गई। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि जो मॉडर्नाइजेशन है, खासकर जो पूंजीवादी मॉडल है डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का, उसने स्त्रियों को अशक्त किया। उनके बहुत सारे अधिकार, उनकी जो भूमिका रही है आर्थिक उत्पादन की, उसको लगभग शून्य कर दिया। और इसलिए ये डेवलपमेंट प्रोसेस इट इज एंटी विमेन। और उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस में ये चर्चा होने लगी, कमीशन स्टैब्लिश हुआ कि कैसे इस चीज को रिवर्स किया जाए, कैसे स्त्रियों का जो रोल है उत्पादन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए और उनको उसमें शामिल इस तरह से किया जाए कि उनको फायदा मिले। और वो प्रक्रिया अब तक चल रही है। मैं उसी डिसिप्लिन की प्रोफेसर हूँ और मैं एक बहुत ही लंबा लेख लिख रही हूँ कि ये पूरा जेंडर एंड डेवलपमेंट का मॉडल किस तरह से वो मॉडल नहीं है जिसको हम जानते हैं डेवलपमेंट का मॉडल। ये जो मॉडल है ये भीतर बहुत टूट फूट करना चाह रहा है और दिखाना चाह रहा है कि ये जो मैस्कुलिन माचोइस्टिक ड्राइव है कैपिटल एक्यूमुलेशन का, ये फेमिनिस्ट नहीं है। ये स्त्रियों के खिलाफ आप चाहे कितने भी मॉडल तैयार करें उस डेवलपमेंट मॉडल के अंदर, यानी कि फेमिनिज्म पूंजीवाद को, मार्क्सवाद के बाद पूंजीवाद को बहुत ही गहरे अर्थों में चैलेंज करने वाली सोच है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसकी ताकत, पूंजी की ताकत विश्वव्यापी है और इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति को वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता रहता है। यहाँ तक कि स्त्रियों को अभी नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। जितने डिस्कोर्स हैं कि फीमेल पार्टिसिपेशन रेट क्या है लेबर फोर्स में, आप पढ़ करके देखिए कि उसका उद्देश्य क्या है इस पार्टिसिपेशन को जानने का। उसका उद्देश्य ये है कि किस हद तक उनके शरीर को प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है, रिप्रोडक्टिव के अलावा किस तरह से उनके लेबर का दोहन हो सके और इस तरह से हो सके कि जो जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण लोगों को अपदस्थ किया जा रहा है, जो ट्राइबल लोगों को अपदस्थ किया जा रहा है, वो भी साथ साथ चलता है।
यानी कि एक इस तरह की भागीदारी उनकी कि उनमें उस भागीदारी के जरिए उनका भी नॉर्मलाइजेशन हो सके। तो एक तो मैं ये पाती हूँ कि इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है अच्छा आदमी। अच्छा आदमी, मैं नहीं जानती संजय जी इस डिस्कोर्स को जानते थे या नहीं, लेकिन अच्छा आदमी एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है और बहुत अच्छी कविता है और उसको हम लोग अपना सकते हैं बहुत आदर के साथ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जो इको फेमिनिज्म में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम है कैरोलिन मर्चेंट। कैरोलिन मर्चेंट ने एक किताब लिखी 80s के अंत में, 90s के बिगिनिंग में, उसका नाम है डेथ ऑफ नेचर। और उसमें उस किताब में वो बताती है कि किस तरह यूरोप में ही 17वीं शताब्दी के पहले तक जो जंगल है, जो धरती है, जो जमीन है, उसको कितना पवित्र माना जाता था कि माइनिंग की बात कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन पूंजीवाद जो 16वीं सेंचुरी से शुरुआत होती है, पूंजीवादी बोर्जोइया रेवोल्यूशंस और थिंकिंग की थ्रू मार्केट कैपिटलिज्म, कैसे उस डिस्कोर्स में धीरे धीरे प्रकृति और स्त्री को लगभग कन्वर्टेबल बना दिया गया। और वही विमर्श जो स्त्री का के पतन के लिए काम कर रहा था, प्रकृति के पतन के लिए भी काम करेगा। और कुछ इस तरह से कि वो न्याय संगत, वो डेवलपमेंट संगत हो। तो अगर आप सचमुच कोई बहुत ही वैचारिक गहराई के साथ इस पूरी मुहिम का विरोध करना चाहते हैं, प्रतिरोध करना चाहते हैं, तो फेमिनिज्म को अपनाया जाना चाहिए। और कोई पुरुष कभी अगर इसको अपनाता है, तो मैं निश्चित रूप से श्री विष्णु खरे के इस स्टेटमेंट से प्रभावित होती हूँ और हुई हूँ कि संजय अलंग सुदीप बैनर्जी की ही स्कूल की कवि है। सुदीप बैनर्जी पर भी मैंने एक लंबी कविता लिखी, यानी कि जो पुरुष अब भी अपने जंगलों, अपनी नदियों, अपनी प्रकृति से प्रेम करता है, वो स्त्री से प्रेम करता है। और जो सिर्फ स्त्री से प्रेम करता है, वो अपने आप से प्रेम करता है। शुक्रिया।